हेलो गाइस, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर। आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी की कला के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न लेके आया हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और जितने भी प्रश्न हैं सब अच्छे लगेंगे साथियों। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए साथियों। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना के साथियों आप लोगों के बीच लाया हूँ साथियों। तो चलते हैं साथियों। जो आज का प्रश्न है सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि जग निवास महल कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है साथियों? जग निवास महल कह रहा है कि जो जग निवास महल है कहाँ स्थित है या कहाँ पर है। अलवर में है, उदयपुर में है, जयपुर में है या चित्तौड़गढ़ में है। तो यह महल कहाँ है साथियों? जिसका नाम है जग निवास महल। तो अगर देखा जाए साथियों तो जो जग महल का निवास का जो संबंध है इन सभी में से, तो उसमें से एक ही ऑप्शन सही है, जो है आपका उदयपुर। क्या है मित्रों? उदयपुर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका, करेक्ट इज द राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? बी। जग निवास महल कहाँ है? उदयपुर में साथियों। उदयपुर की जो पिछौला झील है, कौन सा झील है? पिछौला झील के बीच में ही यह स्थित है जग निवास महल मित्रों। इसकी जो स्थापना हुई थी महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। कौन कराया था साथियों? महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने ही जग निवास महल की स्थापना किया था। यह जो जग निवास महल है उदयपुर में है और पिछौला झील के बीचों बीच स्थित है साथियों। अब वर्तमान में यह महल होटल का रूप ले चुका है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो यह जो जग निवास एक महल था राजा महाराजा का, आज वह महल ही एक होटल में तब्दील हो चुका है, यानी कि होटल बन चुका है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? जो आपका आज का इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। चंबा क्या कह रहा है? चंबा। चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि चंबा को किस कार्य के लिए जाना जाता है? रुमालों के कार्य के लिए, पटचित्र के लिए, लघु चित्र के लिए या कागज पर बने चित्र के लिए? तो चंबा को किस कार्य के लिए ज़्यादा जाना जाता है या उसको प्रसिद्धि मिली है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो आपका सबसे बेस्ट और सटीक आंसर होगा मित्रों, वो चंबा जो है रुमालों के कार्य के लिए, न रुमालों पर जो कसीदाकारी या कढ़ाई की जाती है उसी के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो रुमालों के कार्य के लिए ही चंबा को जाना जाता है साथियों। तो अब यहाँ प्रश्न कभी पूछ लेता है कि चंबा किस प्रदेश में है? तो चंबा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में ही आता है चंबा साथियों। या हिमाचल जो प्रदेश है या जो चंबा हिमाचल प्रदेश में है, तो दूध और शहद की घाटी के नाम से भी विख्यात है। चंबा जो हिमाचल प्रदेश में है, यह दूध और शहद की घाटी के नाम से भी विख्यात है ना। विख्यात है। यहाँ मंदिरों, घास के मैदानों, नदियों, पेंटिंग, रुमाल और झील के लिए भी यह जाना जाता है साथी। और खास कर यह कढ़ाई या कसीदा कार्य के लिए, रुमालों के लिए जाना जाता है साथियों। तो अगला आज का जो आपका तीसरा क्वेश्चन होगा साथियों, तंजावुर क्या है साथियों? तंजावुर चित्रकला यह कहाँ है? तमिलनाडु से संबंधित है। का मुख्य विषय क्या है? तो तंजावुर अगर देखा जाए तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है साथियों? स्टेट जो होगा ये क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तंजावुर तमिलनाडु में है। तंजावुर जो है एक चित्रकला है। कह रहा है कि इसका मुख्य विषय क्या है ना। तो इसका मुख्य विषय क्या है? ग्रामीण जीवन का चित्रण, त्योहारों का चित्रण, हिंदू देवताओं का चित्रण या पशु पक्षियों का चित्रण होता है तंजावुर चित्रकला में जो तमिलनाडु है। तो किसका चित्रण सबसे ज़्यादा यहाँ का मुख्य विषय बना है साथियों? तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो सी वाला आंसर है ये सबसे बेस्ट आंसर है आपका, हिंदू देवताओं का चित्रण के लिए। हिंदू जो देवी देवता होते हैं इन्हीं के चित्रण के लिए, इन्हीं का चित्र बनाया जाता है, इसी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है तंजावुर चित्रकला जो तमिलनाडु में है ना। यह जो है एक धार्मिक हिंदू देवताओं से ही संबंधित चित्रण के लिए जाना। यह जो है चोल शासन काल में यह कला खूब प्रचलित हुई थी। तंजावुर जो चित्रकला थी साथी तमिलनाडु की, यह चोल शासन काल में इसका खूब ज़्यादा प्रचलन हुआ था।
न तंजावुर कला में अगर देखा जाए साथियों तो भगवान कृष्ण के अनेक चित्र बने हुए मिलते हैं साथियों। अगला है आपका मांडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है। कह रहा है कि मांडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन है। तो सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना उपलब्ध चित्र कौन है जो मांडी शैली से संबंधित है। राजा केशव सेन का रूप चित्र है, या वारामासा का चित्र है, या रागमाला है, या त्रिपुरा सुंदरी का चित्र है। या किसका चित्र है साथियों, त्रिपुरा सुंदरी का चित्र है। तो कौन सा प्राचीन उपलब्ध है, जो सबसे प्राचीन उपलब्ध है वो मांडी शैली का है। तो इसमें से क्या हो जाएगा साथियों, राजा केशव सेन का जो रूप चित्र था जो मांडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्धि माना जाता है। तो यहाँ पे ए वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ना। मांडी राज्य की कला जो है साथियों ये एक उत्कृष्ट रूप में राजा केशव सेन के चित्रों में दिखाई देता है। जो राजा केशव सेन का चित्र बना था उसी में ही मांडी राज्य की कला का उत्कृष्ट रूप चित्रण देखने को मिलता है राजा केशव सेन के चित्र में। और यही चित्रकला जो है मांडी राज्य का सबसे प्राचीन चित्र माना गया है साथियों। न मांडी में अगर देखा जाए साथियों तो कपूरगिरी नामक चित्रकार द्वारा बनाए गए सचित्र रामायण की एक प्रति भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आज भी सुरक्षित है। किसे बनाया था साथियों, कपूरगिरी नामक एक चित्रकार थे जो मांडी शैली में ही सचित्र रामायण की एक प्रति बनाए थे, जो आज राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में उपलब्ध है साथियों। मांडी में कृष्ण चरित्र, दरबार, व्यक्ति चित्र आदि मुख्य रूप से चित्रित हुए मिलते हैं साथियों, यह देखने को मिलता है। अगला है आपका मूर्तिकला की उस शैली को, कारक मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है। न मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है। तो मथुरा, भारहूत, गांधार या मौर्य कला। तो चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा है जो मूर्तिकला की उस शैली को ही ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित मानी गई है शैली, तो कौन सी शैली है साथियों। तो चारों आंसर में जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, गांधार शैली। क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे जो सटीक आंसर आपका बनेगा वो हो जाएगा गांधार शैली। तो सी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। न इस शैली में मूर्तिकला शैली के प्रमुख संरक्षक जो थे वो आपके शक एवं कुषाण शासक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं साथियों, शक और कुषाण शासक। जो गांधार कला शैली कुषाणों के समय में पनपी थी। गांधार कला शैली अगर देखा जाए तो राजा कुषाणों के समय, जो कुषाण वंश के राजा थे उन्हीं के समय में यह पनपी थी। न गांधार कला शैली का जो क्षेत्र माना जाता है साथियों ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के बीच में ही इसका जन्म हुआ था या विकसित हुई थी गांधार शैली। और क्या कुषाण वंश के राजाओं द्वारा फली फूली और आगे बढ़ी साथियों। गांधार कला में अगर देखा जाए तो बौद्ध दृश्य कला से संबंधित चित्र भी मिले हुए हैं ना। बौद्ध दृश्य यानी कि बौद्ध के भी चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। गांधार कला पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक रही साथियों। इस पे ग्रीको रोमन शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है गांधार शैली में। अगला है आपका आज का प्रश्न, गांधार कला किसके समय में पनपी थी। देखिए प्रश्न आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला किसके समय में पनपी थी, शाक्य, मौर्य, कुषाण या शुंग। तो अब इस प्रश्न का उत्तर आपको बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी ना, क्योंकि इसके विषय में आप जान चुके हैं। तो गांधार कला जो किसके समय में पनपी थी, तो गांधार कला का जो जन्म हुआ था, विकास हुआ था या पनपी थे तो कुषाण वंश के समय में साथियों। तो यहाँ सी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुषाण वंश के समय में इसका जन्म हुआ या विकास हुआ या अधिक पनपी या विकसित हुई ना। तो किसके समय में पनपी थी साथियों,
तो ये कुषाण। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी, अगर पनपनी वाली संबंधित प्रश्न पूछे न कि गांधार कला किसके समय पनपी, तो तब आप वहाँ लगाएंगे कुषाण वंश। लेकिन अगर पूछा जाए गांधार कला पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान के बीच में विकसित हुई, तो जब विकसित की बात पूछे तो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर ऑप्शन रहेगा तो हम विकसित लिखेंगे, तब विकसित अगर पूछे तो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान बताएंगे। अब पनपने की बात प्रश्न पूछे तो कुषाण वंश समय में। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, गांधार शैली मिश्रण है। कह रहे कि जो गांधार शैली है यह किन दो मिश्रणों से मिलकर बनी है न। तो गांधार शैली किन शैलियों का मिश्रण साथियों, तो भारतीय ईरानी, ग्रीको रोमन, भारतीय चीनी या ग्रीको ईरानी। तो किसका मिश्रण है गांधार शैली? तो गांधार शैली जो दो मिश्रणों से मिलकर बनी है साथियों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। ग्रीको और रोमन शैली से मिलकर ही गांधार शैली का जन्म हुआ है। तो यानी ग्रीको और रोमन शैली का ही मिश्रण है गांधार शैली साथियों। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, भारतीय कला का स्वर्ण युग है। कह रहा है कि भारतीय कला का स्वर्ण युग है, तो इसमें से कौन सा है जो भारतीय कला का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो प्रागैतिहासिक युग है, गुप्त युग है, मुगल युग है या आधुनिक युग है। तो कौन सा ऐसा एक युग है जो साथियों जो भारतीय कला का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन आपके बीच में हैं, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो गुप्त युग होगा या गुप्त काल होगा। तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल आपका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को मिलता साथियों। तो गुप्त काल में ही भारतीय कला को स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा रिपीट करके घुमा के इसे प्रश्न पूछते, थोड़ा बढ़ा चढ़ा दिया है बस। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो यहाँ पर भी आपका गुप्त काल ही आंसर साथियों होगा। अगला है आपका, विक्ट्री टावर कहाँ स्थित है? क्या कर रहा है साथियों, विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो विक्ट्री एक टावर है पूछ रहा है कि कहाँ पर ये बना हुआ है, कहाँ पर ये स्थित है ना। चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में, जयपुर में या बीकानेर में। तो विक्ट्री टावर कहाँ है साथियों? तो इस प्रश्न को पूछने के लिए दो प्रकार से इसमें प्रश्न बनते साथियों। कभी कभी पूछता है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ है। इसमें से एक प्रश्न ऐसे भी बनता है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ है, और दूसरा जो बनता है विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है ना। तो अगर विक्ट्री टावर पूछे तो आप चित्तौड़गढ़ बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित? तो विक्ट्री टावर जो है आपका चित्तौड़गढ़ में से। ये प्रश्न पूछ ले कीर्ति स्तंभ कहाँ है, तो कीर्ति स्तंभ जो है ये भी चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है साथियों। न देखा जाए तो इसी को ही कीर्ति स्तंभ और इसी को ही विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ही विक्ट्री टावर कहते हैं और इसी को ही कीर्ति स्तंभ भी कहा है। तो प्रश्न सिर्फ अलग अलग पूछता है और हम लोग बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो निर्माण हुआ था या विक्ट्री टावर का है या कीर्ति स्तंभ, तो इसका जो निर्माण हुआ था साथियों 1448 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1448 ईस्वी में, 1448 ईस्वी में हुआ था। किसने कराया था साथियों? मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा कुंभा, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ या उसी को विक्ट्री टावर भी कहा जाता है तो स्थापना कराए थे 1448 में। यह जो विक्ट्री टावर या कीर्ति स्तंभ है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित साथियों? भगवान विष्णु को। अगर इसकी मीनार की ऊंचाई देखा जाए तो 37.19 मीटर है। मंजिल कितना है? 9 मंजिला है। कितना मंजिल है साथियों? 9 मंजिला है साथियों। तो इम्पॉर्टेंट सब प्रश्न, इन सब प्रश्नों को ध्यान देने वाली बात है साथियों। अगला है, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर
किस स्थान पर बनवाए थे। यहाँ सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे। कांची में बनवाए थे पल्लव शासक रथ मंदिर, ऐहोल में बनवाए थे, महाबलीपुरम बनवाए थे या चेन्नई में बनवाए थे। तो कहाँ पे बनवाए थे पल्लव शासक जो थे रथ मंदिर। यहाँ पे देखने वाली बात है, जो चारों ऑप्शन आपका इसमें जो सबसे अच्छा राइट आंसर होगा, अच्छा आंसर है वो है आपका महाबलीपुरम। क्या हो जाएगा मित्रों, महाबलीपुरम। तो पल्लव जो शासक थे रथ वाला मंदिर, कौन सा मंदिर की बात कर रहा है, रथ वाले मंदिर की बात कर रहा है। तो रथ वाले मंदिर की बात जो किए थे तो इसे कहाँ बनवाए थे, तो महाबलीपुरम में ही बनवाए थे पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम के न। पल्लव यह जो मंदिर बना था पल्लव कला की राज सिंह शैली, कौन सी शैली थी साथियों, राज सिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था या किया था। इस शैली का जो निर्माण था राज सिंह शैली का, इसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही किया था। यहाँ पे देखा जाए तो कुल 3 मंदिर हैं जो महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं साथियों ना। तो तीनों मंदिर में अगर देखा जाए, जैसे सूर्य मंदिर हो जाएगा, ईश्वर मंदिर हो जाएगा और मुकुंद मंदिर हो जाएगा। कौन सा, मुकुंद मंदिर। सूर्य मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर, ये 3 मंदिर यहाँ पे महाबलीपुरम में देखने को मिलता है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। यहीं पर अगर देखा जाए तो पल्लव शासकों द्वारा पंचरथ नाम से विख्यात मंदिर भी एक प्रमुख आकर्षक का केंद्र बना हुआ है साथियों। अगला है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इससे भी प्रश्न पूछ लिया है। यहाँ पर बताया गया ना कि पल्लव शासकों में 3 प्रकार के मंदिर मिलते हैं, सूर्य मंदिर मिलते हैं, नए ईश्वर मंदिर मिलते हैं और मुकुंद मंदिर मिलते हैं। 3 मंदिर यहाँ पे मिलते हैं जो नरसिंह वर्मन द्वितीय से संबंधित बताए गए हैं साथियों। और यहाँ पे एक पंचरथ मंदिर भी मिलता है जो पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे देखिए सूर्य मंदिर जो होगा कहाँ पर स्थित, तो सूर्य मंदिर जो जहाँ पे स्थित होगा वो साधारण से आपका आंसर महाबलीपुरम ही होगा साथियों। तो साधारण आंसर है महाबलीपुरम में। रथ मंदिर, सूर्य मंदिर, मुकुंद मंदिर, ईश्वर मंदिर और पंचरथ मंदिर, ये सब का जो निर्माण हुआ था महाबलीपुरम में ही हुआ था। अगला है आपका द डिसेंट ऑफ गंगेश। क्या करा साथियों, द डिसेंट ऑफ गंगेश यानी कि गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है। द डिसेंट ऑफ गंगेश यानी कि गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ पर है साथियों। तो महाबलीपुरम में है, अजंता में है, बनारस के समीप गंगा तट पर है जैसे सारनाथ, या आपका गंगोत्री में है। तो कहाँ पे है साथियों यह ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगर देखा जाए ना तो द डिसेंट ऑफ गंगेश यानी कि गंगा अवतरण, कहने का अर्थ होता है गंगा अवतरण नामक जो पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति बनाई गई है वो कहाँ है। तो यह जो मूर्ति है साथियों आपका महाबलीपुरम में ही स्थित है। कहाँ पे है साथियों, है महाबलीपुरम में ही स्थित है न। महाबलीपुरम में स्थित है और तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में है और जिला कौन सा है, कांचीपुरम जिले में स्थित है। ये गंगेश द रिलीफ मूर्ति या गंगा अवतरण की मूर्ति है, तमिलनाडु महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम जिला कौन सा लगता है, कांचीपुर जिला। इसका जो स्थापना हुआ था 1984 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1984 में हुआ था। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में भी सम्मिलित किया गया यूनेस्को द्वारा। अगला है आपका तो ये रहे साथियों आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा साथियों। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों दोस्तों सगे संबंधियों के पास साथियों शेयर करिए।
आप लोगों के जो अच्छे कमेंट आते हैं उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो आप लोगों को बीच बनाने के लिए बहुत ही मन करता साथियों, जिससे कि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके। तो निश्चित रूप से आप लगे रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी साथियों। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू। जब तक लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।